हेलो एवरीवन। डॉक्टर जॉइस बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आई हैव कंप्लीटेड माय बीडीएस फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, कंप्लीटेड माय एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो मेरा कॉन्सेप्ट है लेट्स लर्न बायोलॉजी एज एन आर्ट। बायोलॉजी आर्ट की तरह पढ़ सकते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसको आर्ट की तरह पढ़ सकते हैं, आर्ट की तरह सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ से शुरू करते हैं बायोलॉजी की इस एडवेंचरस जर्नी की। तो बायोलॉजी के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। चलिए पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड एडवर्ड विल्सन ने दिया था, और बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस। लिविंग वर्ल्ड में जो वेरिएशन देख रहे हैं हम, वही बायोडाइवर्सिटी है। नेचर ने अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग बनाया है। हर एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से यूनिक है और डिफरेंट है, वही है बायोडाइवर्सिटी। हेट्रोजिनेटी भी कहते हैं। हेट्रो मीन्स अलग होना, डिफरेंट होना। जिनेटी दैट मीन जीन्स के लेवल से डिफरेंट होना। क्योंकि वो स्पीशीज हमसे अलग है, उसका रीजन उसके जीन्स हमसे अलग है, इसलिए वो अलग है। तो डाइवर्सिटी का ये जो लेवल है वो हर एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा, और उसमें सबसे पहला बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है मैक्रोमोलेक्यूल से। शुरुआत करते हैं। मैक्रोमोलेक्यूल्स मतलब मैक्रो मीन्स लार्ज, ऐसे मोलेक्यूल जो साइज में बड़े हैं, जैसे कि प्रोटीन, शुगर जिसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, लिपिड जिसको फैट भी कहते हैं, और न्यूक्लिक एसिड जिसमें आरएनए और डीएनए इंक्लूडेड है। ये जब यूनाइट होते हैं तो बनते हैं सेल्स, सेल्स यूनाइट होते तो बनती है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। ये सब लेवल पे डिफरेंस है। देखिए, ह्यूमन में जो प्रोटीन पाया जाता है शायद वैसा प्रोटीन प्लांट में ना पाया जाए। प्लांट का प्रोटीन ह्यूमन प्रोटीन से डिफरेंट होगा, और बैक्टीरियल प्रोटीन प्लांट के प्रोटीन से डिफरेंट होगा। वैसे ही जैसा आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर ह्यूमन में है, वैसा आरएनए का स्ट्रक्चर वायरस में ना पाया जाए, कुछ डिफरेंट तरीके का आरएनए वहाँ मिले। जैसे सेल्स ह्यूमंस में है वैसे सेल्स प्लांट में ना भी हो। जैसे प्लांट में जाइलम होती है, फ्लोएम होती है, ऐसा कुछ तो ह्यूमंस के पास नहीं होता। ह्यूमंस के पास लिवर सेल्स होते हैं, हार्ट सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, और वैसे सेल्स प्लांट में बिल्कुल नहीं होते। इसका मतलब है अलग अलग स्पीशीज में सेल्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, प्रोटीन भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है, लिपिड भी अलग अलग तरीके का, आरएनए डीएनए भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही ऊपर ऊपर से अलग अलग वेरिएशन शो नहीं करता, उसके अंदर जो सेल्स है वो भी वेरिएशन शो करते हैं, उसके अंदर जो मैक्रोमोलेक्यूल्स है वो भी वेरिएशन शो करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन दिख रही थी उसका बहुत सिंपल मीनिंग है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि उनके जीन्स अलग हैं, उनके सेल्स अलग हैं, उनमें मैक्रोमोलेक्यूल्स भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। जेनेटिकल डाइवर्सिटी मतलब जीन्स के लेवल पे जो डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी को शो करती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो अलग अलग रीजन और हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को शो करता है। बायोडाइवर्सिटी के जो लेवल्स है उसमें सबसे पहला लेवल है जेनेटिकल डाइवर्सिटी। जीन्स के लेवल से डाइवर्सिटी जेनेटिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके एग्जांपल में आप सेकंड पैराग्राफ में देखिए, इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। सिर्फ राइस की 50,000 वेराइटी है इंडिया में, वर्ल्ड की तो बात हमें नहीं पता। और मैंगो 1,000 किस्म के मिलते हैं। तो सिंगल स्पीशीज है, मैंगो एक ही स्पीशीज है। तो एक सिंगल स्पीशीज में भी आप देखिए कितनी वैरायटी है। मैंगो एक सिंगल स्पीशीज होते हुए भी 1,000 वैरायटी को शो कर रही है, वो फिगर में आपको दिखा है। और राइस एक सिंगल स्पीशीज होते हुए 50,000 वैरायटी सिर्फ इंडिया में शो कर रही है। ये जेनेटिकल डाइवर्सिटी है। राउफुल्फिया वोमिटोरिया ये सेकेंड एग्जाम्पल है, हिमालयन रीजन में पाई जाती है राउफुल्फिया वोमिटोरिया। ये इसका साइंटिफिक नेम है। लोकल नेम इसका बहुत मजेदार है, सर्पगंधा। ये अश्वगंधा की बहन है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। सर्पगंधा हिमालयन रीजन में बहुत फेमस मेडिसिनल प्लांट है। ऐसा माना जाता है एक रेयर प्लांट में से एक है। आज की डेट में इसका इस्तेमाल
हम कर सके उतने प्योर फॉर्म में मार्केट में ये मिल जाए, वो शायद इम्पॉसिबल या मुमकिन नहीं। आप मार्केट में जाएंगे, आपको ढेर सारी सर्पगंधा की दवाइयाँ मिल जाएगी, पर बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि ये कितनी जेन्युइन है, क्योंकि ये इतना रेयर प्लांट है कि अगर खुद हिमालय जाके इसको पिक करके आए और इससे दवाई बनाए, तभी हम बिलीव कर सकते हैं कि हम सर्पगंधा खा रहे या पी रहे। मार्केट में सर्पगंधा के नाम पे लोग काफ़ी मिक्सिंग वाली दवाइयाँ बेच रहे हैं, जो एक्चुअल में प्योरली सर्पगंधा होती ही नहीं है। सर्पगंधा रावुल्फ या वोमिटोरिया के नाम से जानी जाती है। एक पुरानी मेडिसिन है जिनके हमें डिस्क्रिप्शंस पुराने लिटरेचर्स में भी मिलते हैं, रिलीजियस लिटरेचर में भी कहा जाता है कि इनके इस्तेमाल से हम ब्लड प्रेशर को लो कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इसका बड़ा यूज़ होता है। और इसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से ये मेडिसिन्स में यूज़ होती है, वो है रेसरपिन। कई लोग रेसरपिन कहते हैं, कई लोग रेसरपिन कहते हैं। और ये रेसरपिन केमिकल की पोटेंसी अलग अलग होती है। तो रावुल्फिया वोमिटोरिया भी अलग अलग किस्म में पाई जाती है। जैसे अलग अलग किस्म के 1000 मैंगो की वैरायटी है, राइस में 50,000 वैरायटी है, वैसे रावुल्फिया वोमिटोरिया सर्पगंधा में भी ढेर सारी वैरायटी है। और सब में ये केमिकल अलग अलग मात्रा में या कंसंट्रेशन में पाया जाता है। जैसे चीली देख लीजिए, चीली सिंगल स्पीशीज है, लेकिन अलग अलग चिली में अलग अलग तरीके का आपको तीखापन मिलेगा। सब चिली एक जैसी स्पाइसी नहीं होती। उसका रीज़न सब में वो कंसंट्रेशन केमिकल का डिफरेंट होगा जो उसकी स्पाइसीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही यहाँ पर रावुल्फिया वोमिटोरिया में ढेर सारी वैरायटी है और सब में अलग अलग अमाउंट में कंसंट्रेशन में रेसरपिन केमिकल मिलता है जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पर आपको डॉग की इमेज दिखाई है। डॉग एक सिंगल स्पीशीज है। सिंगल स्पीशीज के भी जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो वेरिएशंस पाए जाते हैं हमें देखने को मिलते हैं, उसको स्ट्रेन नाम से भी कई बार बोला जाता है। तो अब देखिए, एक ही स्पीशीज है डॉग, फिर भी उसके अलग अलग मेंबर्स एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। उनमें भी काफ़ी सारे डिफरेंस पाए जाते हैं, जैसे कि हस्की होता है, जर्मन शेफर्ड होता है, बुलडॉग होता है। तो ये हुआ एग्जाम्पल जेनेटिकल वेरिएशन का और डाइवर्सिटी का। सेकेंड एग्जाम्पल फ्रॉग का है। देखिए, एक सिंगल स्पीशीज जो फ्रॉग की है, फ्रॉग स्पीशीज में भी आप वैरायटी देखिए, कितने अलग अलग किस्म के फ्रॉग होते हैं। एक ही स्पीशीज के अंदर ये वेरिएशन अगेन जेनेटिकल डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। अब आपको फिगर में दिख रही है चीली। देखिए, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर, और इसको चखे तो पता चलेगा इन सब के अंदर जो तीखापन है, स्पाइसीनेस है, वो भी डिफरेंट होगी। तो कश्मीरी होती है, और उसके बाद आपने शायद सुरती मिर्च के बारे में भी सुना होगा। मैं आपको बताता हूँ भूत जोलोकिया के बारे में। ये बहुत ही तीखी मिर्च होती है। कहते हैं कि ये मिर्च, एक सिंगल मिर्च अगर आप इस्तेमाल कर लो तब भी इसका तीखापन इतना खतरनाक होता है कि कोई एक मिर्च भी नहीं खा सकता। कई लोगों को गोलगप्पे पे जब खाने जाते हैं तब और तीखा करो, और तीखा करो, और तीखा करो, ऐसा बोलते रहते हैं। अगर इनको भूत जोलोकिया डाल के अगर आप गोलगप्पे खिला दो, ये अपने आने वाले 100 जन्मों तक कभी नहीं मांगेंगे कि मुझे अब मिर्च डाल के और तीखा करके दो। इतनी खतरनाक तीखी। गूगल पे सर्च करिए भूत जोलोकिया, इंडिया में ही पाई जाती है, और कौन से रीजन पे पाई जाती है ये आप सर्च करिए। और ये सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। तो एक सिंगल स्पीशीज मिर्च, उसमें भी ये जो वेरिएशन हमने देखा, ये जेनेटिकल डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल काऊ का है। एक सिंगल स्पीशीज काऊ कितने वेरिएशंस हमें दिखा रही है, हमें फिगर से पता चल रहा है। तो एक सिंगल स्पीशीज में इसमें भी ढेर सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगेन ये जेनेटिकल डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। हर एक अलग अलग दिखने वाली काऊ के जेनेटिक्स डिफरेंट होंगे, जीन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, जिससे इनका शेप और इनके फीचर सब कुछ बदल जाता है। इवन जो मिल्क देने का अमाउंट है उनमें भी चेंज हो सकता है। इनका रिप्रोडक्शन जो है उसमें भी काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। इनका शेप तो डेफिनेटली डिफरेंट दिख रहा है थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से, पर ये स्पीशीज एक ही है। और ये लास्ट एग्जांपल है हमारा होमो सेपियंस सेपियंस, मतलब ह्यूमंस का। देखिए, ह्यूमन एक ही स्पीशीज है। इस स्पीशीज का एक्चुअल नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। तो सिंगल स्पीशीज होते हुए भी अलग अलग मेंबर्स बिल्कुल ही अलग अलग दिखते। इंडियन डिफरेंट दिखते, अफ्रीकन डिफरेंट दिखते, अमेरिकन डिफरेंट दिखते, मोंगोलॉइड डिफरेंट दिखते। आपको फिगर से पता चल रहा है, कोई काला दिख रहा है, कोई बहुत गोरा दिख रहा है, किसी के हेयर वो करली दिख रहे हैं, किसी के हेयर स्ट्रेट दिख रहे हैं, कोई बहुत लंबा होता है, कोई बहुत छोटा होता है।
किसी के टूथ एक्सट्रीमली वाइट होते हैं, किसी के जो स्क्वायर शेप के होते हैं, किसी के वी शेप के होते हैं, मोंगोलॉइड जो होते हैं उनकी आंखें छोटी छोटी होती है, ढेर सारे वेरिएशंस हैं। तो स्पीशीज एक होने के बाद भी इन सब में इतने वेरिएशंस का मतलब है इन सब के जेनेटिक्स डिफरेंट है। तो एक ही स्पीशीज के अंदर ये जो वेरिएशंस पाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं जेनेटिकल डाइवर्सिटी। हमारा सेकेंड लेवल डाइवर्सिटी में है स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो अलग अलग स्पीशीज जो एक दूसरे से अलग अलग दिखती है उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी कहेंगे, और वो डेफिनेटली अलग दिखेगी क्योंकि एक स्पीशीज दूसरे से अलग दिख रही है तब तो उसको सेपरेट स्पीशीज का दर्जा मिला, उसको पोजीशन मिली। देखिए तो ह्यूमन डेफिनेटली काऊ से डिफरेंट दिखेंगे, काऊ मंकी से डिफरेंट दिखेगी। यहाँ पर आपको फ्रॉग दिखा है तो फ्रॉग सालामेंडर से डिफरेंट दिखेगा, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी हुई। वेस्टर्न घाट, इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है वहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, और खास करके एम्फीबियन स्पीशीज की बात करें तो एम्फीबियन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम बात कर रहे हैं कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से अलग है, काऊ मंकी से अलग है, मंकी ह्यूमन से अलग है, ह्यूमन प्लांट से अलग है। इस तरीके का जो डिफरेंस है उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम डालेंगे। तो इस फिगर में आपको सालामेंडर दिख रहा है, डेफिनेटली एक एम्फीबियन है। तो एम्फीबियन के ग्रुप में फ्रॉग भी आता है, पर फ्रॉग एक अलग स्पीशीज है, सालामेंडर एक अलग। और आपको फिगर देख के पता चल गया होगा कि फ्रॉग काफ़ी डिफरेंट दिखता है और सालामेंडर भी काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि फ्रॉग एक अलग स्पीशीज है, सालामेंडर एक अलग स्पीशीज है। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जो भी हमें दिख रहा है वो हम डालेंगे किसमें, स्पीशीज डाइवर्सिटी के लेवल में। अगेन जो ये फोटो आप देख रहे हो एम्फीबियन की है, पर ये अलग स्पीशीज है। आगे आपने फ्रॉग देखा, सालामेंडर देखा, जो दोनों एक दूसरे से अलग थे, और ये है न्यूट, और न्यूट भी आगे वाले दोनों से डिफरेंट है क्योंकि ये डिफरेंट स्पीशीज है। तो अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से जो डिफरेंट दिख रही है वो डाइवर्सिटी को हम बोलेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। और अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के तीसरे लेवल की, जिसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, डाइवर्सिटी इकोसिस्टम के लेवल पे हम देख रहे हैं। तो इंडिया की बात करते हैं, डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रिप्स, वेटलैंड्स, यूस्ट्रीज। यूस्ट्रीज उसको कहते हैं जहाँ पर रिवर एंड ओशन का वाटर मिक्स हो रहा है। अल्पाइन मिडोज, जहाँ पर स्नो कवरिंग एरिया है वो अल्पाइन मिडोज। देखिए डेजर्ट में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, रेन फॉरेस्ट में रेन ज़्यादा होती है, मैंग्रोव्स में दलदल रहता है, कोरल रीफ्स वो ओशन में पाई जाती है, वेटलैंड्स जहाँ पर ज़्यादा पानी रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, यूस्ट्रीज वहाँ पर ओशन और रिवर का वाटर मिक्स होता है, अल्पाइन मिडोज पे स्नो होता है। अब आपको लगता है कि इन सारी जगहों पर एक जैसे एनिमल मिलते होंगे? नहीं, डेजर्ट्स पे आपको कैमल मिलेंगे जो आप बिल्कुल अल्पाइन मिडोज में नहीं देख पाएंगे, और मैंग्रोव्स में जो आपको प्लांट्स मिलते हैं जैसे कि राइजोफोरा, तीबार, ये प्लांट्स आपको वेटलैंड्स में नहीं मिलेंगे, वहाँ कुछ और होगा। तो अलग अलग इकोसिस्टम पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अगर आप पोलर बियर की बात करें तो स्नो कवरिंग एरिया में ही मिलेगा, और कैमल की बात करें तो डेजर्ट में मिलेगा। तो ये जो अलग अलग हैबिटेट पे ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है कि भी डेजर्ट्स एनिमल, तो ये ग्रुप है डेजर्ट एनिमल का। फॉरेस्ट एनिमल, तो ये फॉरेस्ट एनिमल का ग्रुप है। फिर बात करते हैं कि एक्वेटिक एनिमल, तो ये रहा एक्वेटिक एनिमल का ग्रुप। स्नो एरिया में रहने वाले जो एनिमल है उनका ग्रुप। ये सब एक दूसरे से डिफरेंट दिख रहे होंगे, और उसी डाइवर्सिटी को कहेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक, और अगली बार शुरू करेंगे एक नया टॉपिक बायोडाइवर्सिटी में, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में है और उसके डेटा के बारे में है।